नया दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का बहुत सीधा आरोप। भ्रम ही नहीं, पाप भी कर रही है कांग्रेस पार्टी। सरदार पटेल को जिन्ना का हितैषी बताकर, उससे मिला हुआ बताकर और जम्मू कश्मीर के मसले पर भ्रम फैलाकर गलत काम कर रही है, गलत संदेश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस पार्टी उनके सीडब्ल्यूसी मेंबर के बयान के बाद उन पर एक्शन लेगी? यह सवाल पूछा बीजेपी के संबित पात्रा ने। सरदार पटेल को बदनाम करने का काम कर रही है कांग्रेस। कुछ दिन पहले वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिश की, अब सरदार पटेल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर के मामले में, जम्मू कश्मीर के मामले में भ्रम फैला रही है कांग्रेस पार्टी। अपने परिवार की साख बचाने के लिए, अपने परिवार का ओहदा बचाए रखने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकती है कांग्रेस पार्टी। ये आरोप लगाया बीजेपी ने। और संबित पात्रा ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित करते हुए एक वक्तव्य पढ़ा और कई सारे सवाल उठाए। पूछा कि क्या एक्शन लेगी सीडब्ल्यूसी से, क्या निकाला जाएगा तारिक पारा को, क्या एक एक्शन लिया जाएगा उनके कमेंट पर। यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पर जिस तरह की सियासत, जिस तरह का भ्रम फैला रही है, ये राजनीति, भ्रम की राजनीति है। और सरदार पटेल के लिए अपशब्द कहे गए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इसको एंडोर्स करती है? क्या कांग्रेस का हाईकमांड जो है वो एक्शन लेगा? कांग्रेस ने कश्मीर पर भ्रम फैलाया, ये आरोप। सरदार पटेल को बदनाम कर रही है कांग्रेस। ये कहा कि शनिवार को कहे गए शब्द थे जिसको कि आज अखबारों में सुर्खियां मिली है, सुर्खियों में है आज। और ये सवाल पूछा है संबित पात्रा ने कि क्या अब कांग्रेस पार्टी इन बयान के बाद क्या एक्शन लेगी उस कांग्रेस के लीडर पर, या फिर कहेगी कि देखिए हमारा परिवारवाद हर चीज से ऊपर है, राष्ट्र से भी ऊपर है, सर्वोपरि है, और राष्ट्र के एक महानायक जैसे सरदार पटेल हैं उससे भी सर्वोपरि है, उससे भी ऊपर है। ये सवाल और इसी तर्ज पर बीजेपी का कटाक्ष वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संबित पात्रा द्वारा। और ये कहा गया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं उस पर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको घुमा फिरा कर बात करने की क्या, और ख़ासकर ये कह देना कि सरदार पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हाथ मिलाया था, ये कैसे संभव हो सकता है? ये बात कैसे कह सकता है कोई कांग्रेस का नेता? और क्या कांग्रेस का हाईकमांड इस बात की पुष्टि करती है और या इसके साथ खड़ी है या इसके खिलाफ? और अगर इसके खिलाफ है इस बयान के, तो फिर क्या एक्शन लेगी? क्योंकि सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं तारिक साहब जिन्होंने ये बात कही है। तो यही आक्षेप और यही आरोप बीजेपी का कि भ्रम ही नहीं, आप पाप भी कर रहे हैं। जिस तरह के बयान का कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं वो भारत के महानायकों के साथ गलत कर रहे हैं। अपने परिवार की साख और परिवार नेहरू गांधी डायनेस्टी की बात की संबित पात्रा ने कि इसकी साख बचाने के लिए आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं। ये आरोप लगाया गया बीजेपी द्वारा कांग्रेस पार्टी पर। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे कि संबित पात्रा ने क्या आरोप लगाया, लेकिन संबित पात्रा ने कोई भी सवाल नहीं लिए मीडिया से, लेकिन अपना वक्तव्य जरूर दिया और सीधा ये कहा कि बीजेपी की तरफ से ये सवाल हम पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या सीडब्ल्यूसी से कांग्रेस पार्टी के उस नेता को क्या निकाला जाएगा? आइए सुनते हैं। रवि सिंह जुड़ रहे हैं। रवि, शनिवार को ये वक्तव्य दिया गया था और उस पर आज बीजेपी ने कहा है कि देखिए इस पर क्या कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी? देखिए आनंद, क्योंकि हमीद कारा जम्मू कश्मीर के नेता है कांग्रेस के और उस मीटिंग में मौजूद थे। आज बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जब कांग्रेस के सीनियर नेता उस मीटिंग में मौजूद थे और उनके सामने इस तरीके का उन्होंने बयान दिया कि नेहरू गांधी फैमिली ने ही सब कुछ किया जम्मू कश्मीर के लिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम ऐसे जो नेता थे उनका कोई योगदान नहीं था। उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि एक परिवार को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, और इस तरीके का अगर उन्होंने बयान दिया कारा ने, तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ आखिर में कार्रवाई क्या करने जा रही है कांग्रेस और उनके सीनियर नेता? इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की तरफ से आज सवाल खड़े किए गए हैं।
उस बयान में और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे? शनिवार की ये घटना है, ये भी कहा संबित पात्रा ने, जिसको जो आज सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं इतिहास को गलत बताने की, भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये आरोप भी लगाया। आरोप इस बात को लेकर है और बीजेपी की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि जिस मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर नेता थे, मसलन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोग उसमें मौजूद थे और भी दूसरे सीनियर नेता मौजूद थे, उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के एक नेता की तरफ से अगर इस तरीके का बयान आता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इस तरीके का बयान दिखाया जाता है और उन्हें नीचा करके दिखाया जा रहा है, तो आखिर में ये क्यों किया गया? एक ही परिवार को आगे बढ़ाने की कवायद है और उस मीटिंग में अगर एक नेता की तरफ से अगर बयान दिया जाता है तो उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, कांग्रेस के सीनियर नेताओं को, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए एक बार आपका दर्शकों को सुना दे संबित पात्रा ने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा। अखबारों में आज छपा है कि जो 2 दिन पहले कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सवाल कश्मीर को लेकर उठे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज अखबारों ने छापा है कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा पटेल कर रहे थे। वहीं केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। अखबारों में आज छपा है कि जो 2 दिन पहले कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सवाल कश्मीर को लेकर उठे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज अखबारों ने छापा है कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा पटेल कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला के साथ 370 का करार करने पर और इसका विरोध करने वाले व्यक्ति थे सरदार पटेल, जिन्होंने ये बात भी कही थी कि पछताएगा रोएगा जवाहरलाल। ये बात भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है कि ये रिएक्शन था सरदार पटेल का, जो कि इसके पूरी तरह खिलाफ थे और नेहरू के कहने पर, आह्वान पर उन्होंने इस पर हामी भरी थी, हाँ कही थी, लेकिन वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे सरदार पटेल। कई लोगों का कहना है कि अगर सरदार पटेल उस वक्त जो देश के गृह मंत्री थे, उनको अगर कमान दी होती, जिम्मेदारी दी होती जम्मू कश्मीर की, तो शायद आज जो परिस्थिति है वो कभी ना होती। ये बात इतिहास की है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का आज 8वां दिन है। सुरक्षा बल के जवानों पर सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 8 दिनों में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। तो इस मेंढर सेक्टर, पूंछ के मेंढर सेक्टर में ये कई दिनों से, पिछले 8 दिनों से ये एनकाउंटर चल रहा है।
इसमें अब फिलहाल फ्रेश राउंड ऑफ फायरिंग आई है। कहीं ना कहीं अब क्योंकि आतंकियों के पास पहला एडवांटेज है कि वो छुप के बैठे हैं और सुरक्षा बलों को कासो करना पड़ रहा है, यानी कोम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन यहाँ करना पड़ रहा है। के साथ एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। पिछले 8 दिन से लगातार पुंछ के डेरा की गली, रजौरी के पंगाई और अब बटा दूरियां जो मेंढर का इलाका है, आप देख सकते हैं घना जंगल है। इस जंगल के भीतर आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी शुरू हुई है। पिछले 8 दिन से मुठभेड़ चल रही है, आतंकियों को घेरा गया है। जब आतंकियों ने पहले दिन पिछले सोमवार को डेरा की गली में भारतीय सेना की टीम पर हमला करके वो आतंकी छिप गए थे, 5 जवान तब शहीद हुए थे और उसके बाद जगह बदल बदल कर आतंकी फायर करते जा रहे थे और अब मेंढर के भटा दूरियों में जंगल के भीतर आतंकियों को रोका गया है और वहीं पर उनके साथ रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। कल रात को भी हैवी फायर हुआ था, कल सुबह भी फायरिंग हुई थी और लगातार आतंकी फायर कर रहे हैं, लेकिन अपना अम्युनिशन बचा रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान, जिसमें भारतीय सेना और पुलिस की टीमें जो हैं वो जंगल के भीतर घुसी हुई हैं। घना जंगल है, कांटीलेदार झाड़ियाँ हैं, पहाड़ी इलाका है और मौसम की खराबी भी है, जिस वजह से यहाँ पर ऑपरेशन में समय लग सकता है। सर्च ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जवान जो हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और अब माना जा रहा है कि आतंकियों का आज खात्मा हो सकता है, क्योंकि पूरी रणनीति के साथ भारतीय सेना के जवान जो हैं वो आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और रुक रुक कर फायरिंग जो है वो अभी भी जारी है। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में पवन शर्मा जो पुंछ में है वो भी जुड़ेंगे। रिफत, ये सरप्राइज और स्ट्राइक का जो एलिमेंट है वो आतंकवादियों के पक्ष में था शुरुआत में, लेकिन अब जो रणनीति अपनाई गई है कि उनको वेट दम आउट, उनको टायर दम आउट और उनका जो असला बारूद है ख़त्म करवा दो और उसके बाद उनको फाइनली कॉर्नर करके उनको ख़त्म कर दो। तो आज और अगले 24 घंटों के अंदर सफलता की उम्मीद है। देखिए आनंद, जिस तरीके से वहाँ पे 3 लोकल लोगों को पकड़ा गया और उन पे यही इल्ज़ाम है कि शायद वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है मिलिटेंटों को दे रहे थे, उनसे कुछ लीड्स शायद ज़रूर मिली होंगी कि टोटल कितना नंबर है इनका, इनके पास किस तरीके का सामान है, खाने पीने की कितनी चीज़ें हैं, कब तक सर्वाइव कर सकते हैं, इसकी शायद असेसमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज कर पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से पहले स्ट्राइक की मिलिटेंटों ने, उसमें 5 फौजी जवानों की जान गई, उसके बाद एक और हमला जो है मिलिटेंटों ने किया, क्योंकि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से आपने कहा वो लगातार एक्सटेंड करते गए। सुरक्षा बल खासतौर से आर्मी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस की, वो लगातार वहां पे लगे हुए हैं। उसके बाद एक और स्ट्राइक मिलिटेंटों ने किया छुप के, क्योंकि उनके पास, जैसा आपने कहा कि एडवांटेज ये है कि वो कहीं पे नेचुरल केव्स में छुपे हुए हैं जो वहां से अटैक कर रहे हैं जब भी वो सुरक्षा बलों की मूवमेंट देखते हैं। 2 और जवानों की जान गई, फिर कल जो है फिर और 2 जवानों की जान गई, तो कुल 9 आर्मी जवानों की जान इस अभी तक ऑपरेशन में हुई गई है। लेकिन 8वां दिन है जिस तरीके से आपने कहा, तो ऐसे में आज ये समझा जा रहा है कि आज शायद आमने सामने मुकाबला चल रहा है, आमने सामने गोलाबारी चल रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि शाम तक क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे। लेकिन रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो सबसे ज्यादा देर तक चला और अभी सुरक्षा बलों को कोई कामयाबी इसमें नहीं मिली। अब देखना होगा कि टोटल कितना नंबर है इन मिलिटेंट्स का। आपको मालूम है कि यहाँ पे जो LOC है उसको काफी टाइट कर दिया गया है, चाहे गुरेज का सेक्टर हो, कुपवारा का सेक्टर हो या बारामूला का, हाजी पीर का। लेकिन समझ में आ रहा है कि राजौरी और पुंछ की तरफ से अब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जा रही है और मिलिटेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां से इन्फिल्ट्रेट करके, स्नीक इन करके साउथ कश्मीर चला जाए, मुगल रोड के जरिए शुपाया पहुंचा जाए, ताकि वो अपनी सरगर्मियां जो है वो साउथ कश्मीर में कर सकें। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बलों को पता चला कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, उसके बाद ही इनको कॉर्नर किया गया। हालांकि उसमें फौज को नुकसान जरूर हुआ। अब देखना होगा कितनी देर तक ये ऑपरेशन और चलेगा, लेकिन समझा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जी, पवन शर्मा अभी पुंछ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, हाल ही में हमने फायरिंग भी सुनी, कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लोजन्स भी सुने, तो क्या वो ग्रेनेड लॉन्चर्स थे जिसका प्रयोग किया गया था, और अभी फिलहाल क्या आमने सामने हैं? जो भी है, 8 दिन से ये जो ऑपरेशन चल रहा है साफ तौर पे ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान से इन्होंने घुसपैठ की और हाईली ट्रेन टेररिस्ट हैं, तो इनकी तो इस ग्रुप को अगर नेगेट किया जाता है तो बहुत बड़ा सक्सेस होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी हमारी गिरफ्त में है। बिल्कुल आनंद, ये हाईली ट्रेंड मिलिटेंट हैं और इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। जिस तरह से ये फायर कर रहे हैं, हालांकि इनको जवाब भी दिया जा रहा है। आतंकी घेरे पे हैं, चारों तरफ से सील कर दिया गया है पूरे जंगल को। अब जिस इलाके पे उनको होल्ड अप किया गया है वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे का हाईवे पूरा बंद कर दिया गया है। चारों तरफ से हैवी फायरिंग की जा रही है, आतंकी भी जमकर फायर कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा असला है, गोली
गोला बारूद बहुत ज़्यादा है और वो हाईली ट्रेंड मिलिटेंट हैं, क्योंकि जिस तरह से वो 9 दिन से 8वां दिन है, आज 8 दिन से वो लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, जगह बदल बदल कर फायर कर रहे हैं। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बैट कमांडो हो सकते हैं पाकिस्तान के और ट्रेंड कमांडो हैं जो आतंकियों के रूप में जहां पर पहुंचे हुए हैं इन्फिल्ट्रेशन करके, और वो पूरी तरह से लड़ रहे हैं, जिनको घेरा गया है। और माना जा रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी उस पार, और ये आए थे इसी मकसद के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके। और जब से इनको घेरा गया है अभी तक हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन आज का दिन अहम है क्योंकि 8 दिन तक, लेकिन पवन 8 दिन तक अगर एनकाउंटर चल रहा है तो ये कितना असला बारूद लेकर आए थे, कितनी तैयारी कर आए थे, और कैसे इतना सामान अपने साथ लाद कर ये चल रहे हैं? तो इनके नंबर्स कितने हैं? ये 5 हैं, 6 हैं, 9 हैं? कितनी बड़ी टोली है, ये ग्रुप है? और इनका मूवमेंट कहां से कहां हुआ है? डेरा की गली के अंदर, उसी रीजन के अंदर ये काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। अब इनको कहां पर ट्रायंगुलेट कर इनको ये किया गया है, रोका गया है? अनंत 40 से 45 किलोमीटर का एरिया है, डेरा की गली से लेकर रजौरी के पंगाई तक और पंगाई से मेंढर का भाटा दूरियां तक। इस पूरे जंगल के भीतर आतंकी मूव कर रहे हैं। और जैसा कि आप कह रहे हो कि इनके पास गोला बारूद कितने नंबर्स हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो सकता है जो अलग अलग दिशा में अलग अलग आतंकी जो फायर कर रहे हैं। और गोला बारूद इस जंगल के भीतर जो नेचुरल केव्स थी उनको हाइड आउट बनाया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि अगस्त महीने से पहले भी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है वो आतंकियों के हथियार यहाँ पर जमा हुए हैं और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो इतने दिन सरवाइव नहीं कर सकता है बिना खाने पीने के और बिना असला साथ लिए। जो अपने साथ मूव कर सकते हैं, इतना ज़्यादा असला ग्रुप पूरा मूव नहीं कर सकता, 7 दिन नहीं निकाल सकता। यहाँ पर ऑलरेडी हथियार पहुँचाए गए थे जो ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से, वो नेचुरल केव्स जो हैं उनके अंदर हाइड आउट बनाए गए हैं और आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, खाने पीने का सामान मिल रहा है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी जो हुई है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज जहाँ पर जिनको होल्ड अप किया गया है, ये 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है बाटा दूरियाँ का, और वहाँ से निकल पाना अब मुश्किल है। जी, तो यानी इनको घेर लिया गया है, कहीं ना कहीं छुपी हुई एक खेप थी इन जंगलों में जिसका कि इस्तेमाल कर ये अपने आप को, इस ऑपरेशन को इतने दिन तक खींच पाए हैं आतंकवादी। लेकिन आज कहीं ना कहीं लगता है आज शाम तक सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगेगी। पवन और रिफत बने रहिए हमारे साथ। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी आतंकियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने कुलगाम के वानपोह इलाके में बिहार के अररिया में रहने वाले 3 मजदूर राजा ऋषिदेव, जोगिंदर ऋषिदेव और चंचन ऋषिदेव की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें 2 मजदूर राजा और जोगिंदर की मौत हो गई, जबकि चंचन की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कायर आतंकियों ने पिछले 24 घंटों में 4 गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है और इस महीने अब तक 11 लोगों की हत्या कर चुके हैं। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फ़ोन पर बात की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों के लगातार हो रही हत्या पर न्यूज़ 18 की टीम ने केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान से बातचीत की, जिसमें उन्होंने घाटी में हो रही मजदूरों की हत्याओं पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों को पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। कश्मीर में लगातार प्रवासी श्रमिकों की हत्या की जा रही है। आतंकी लगातार उनको निशाना बना रहे हैं। बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यह प्रवासी श्रमिक यानी मजदूर ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। कैसे आप देखते हैं इन हत्याओं को? बहुत दुखद घटना है। एक गरीब मजदूर की हत्या जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में उत्तर प्रदेश या बिहार से वहाँ गया है, उसकी हत्या करना बहुत कायरतापूर्ण कार्य है। इन सबको जवाब दिया जाएगा, इन सब आतंकवादियों को भी ऊपर पहुंचाया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें सब लोग वहाँ पे, बस यही बात है जो बाहर से काम करने के लिए, क्योंकि अगर हम वहाँ से छोड़ के आ जाएंगे तो जो आतंकवादियों के मंसूबे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। अक्सर हमने देखा कि भारी तादाद में अभी श्रमिकों का मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर, कुपवाड़ा में, पुलवामा में, अन्य हिस्सों में। तो क्या सरकार प्रयास कर रही है रीच आउट करने का? देखिए, जो वहाँ डेवलपमेंट वर्क है उसके लिए बाहर से लोग काम करने के लिए गए हैं और आतंकवादी नहीं चाहते कि विकास कार्य हो। सरकार निश्चित रूप से जवाब देगी। ये नई स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है, इस स्ट्रेटजी का जवाब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कुछ नई परियोजनाएं भी आपके मंत्रालय द्वारा वहां पर शुरू की गई हैं,
जिस तरीके से, क्योंकि आप भी कश्मीर होकर आए हैं, और लोगों का कम से कम भरोसा तो जिंदा रहे? देखिए, लोगों का भरोसा है और विकास कार्य चल रहे हैं। पहली बार सड़कें बन रही हैं, पहली बार बिजली पे काम हो रहा है, पहली बार आम आदमी तक सरकार की पहुंच बनी है पंचायतों के माध्यम से। शायद यही है कि आतंकवादी हताशा में कार्य कर रहे हैं इस तरह के।